Hello friends, today we start a new series on medicine, and our intention is provide a right knowledge on medicine. And in this series we will cover a medicine class, like which type of medicine belong to which class, and medicine uses and their side effect, and contraindications, generally called precautions, and medicine strength and their combinations, and available brands of medicines. These all type of question and query we will cover under this video series. एंड ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एस्प्रिन से, और अपना जो इंटेंशन रहेगा उसको 7 पॉइंट में कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है क्लास ऑफ एस्प्रिन, जिसमें बात करेंगे एस्प्रिन कौन सी क्लास और कौन सी सब क्लास से बिलोंग करती हैं और कौन सी कैटेगरी में एस्प्रिन को रखा गया है। एंड सेकंड है यूज़, जिसमें एस्प्रिन की यूज़ पर बात करेंगे और जानेंगे कि एस्प्रिन का यूज़ कहाँ पर किया जा सकता है। एंड थर्ड है साइड इफ़ेक्ट, जहाँ पर साइड इफ़ेक्ट पर बात करेंगे। एंड फोर्थ है कॉन्ट्राइंडिकेशन या प्रिकॉशंस भी आप बोल सकते हैं, कि एस्प्रिन का यूज़ करते समय किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। एंड फिफ्थ है ड्रग इंटरेक्शन, ये एस्प्रिन कौन सी मेडिसिन के साथ में इंटरेक्ट करती हैं यह इसमें जानेंगे। एंड सिक्स है स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन विद एस्प्रिन, एस्प्रिन के साथ अदर कौन से मॉलिक्यूल है जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में अवेलेबल है। एंड सेवन्थ हैं अवेलेबल ब्रांड्स, एस्प्रिन के कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं और जिस पर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास ऑफ एस्प्रिन से। क्लास ऑफ एस्प्रिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एंड एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नसेड्स भी बोला जाता है। ये एक पूरा चैप्टर, या ऐसे बोल सकते हैं कि यह एक पूरी कैटेगरी का नाम है, जिसमें बहुत सारी एंटी इन्फ्लामेटरी और फीवर एंड पेन रिलीविंग मेडिसिन को रखा गया है। इसमें एक क्लास है जिसका नाम है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। वैसे इसमें बहुत सारी क्लास हैं, लेकिन उसमें से एक क्लास अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट करके एस्प्रिन से जो रिलेटेड क्लास हैं उसी को यहाँ पर लिखा गया है। जैसे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, और इसकी भी सब क्लास है सैलिसाइलेट, जिसमें एस्प्रिन को कैटेगराइज्ड किया गया है। एंड एस्प्रिन की डोजेस फॉर्म जनरली टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्म में ये अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट है यूज ऑफ एस्प्रिन। फर्स्ट यूज है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स यानी बोले तो फीवर की एक कैटेगरी है, और फीवर में एस्प्रिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ये रहेगा कि इसमें आप पीसीएम का यूज़ करें, यह मोर बेनिफिशियल होगा। एंड सेकंड है एनाल्जेसिक, इसमें पेन रिलीविंग की ये कैटेगरी है, जिसमें बोन पेन है, बैक एक है, हेड एक है, टूथ एक है, या न्यूरल्जिया जैसे अगर कोई पेन हो रहा है तो उसमें एस्प्रिन का यूज़ कर सकते हैं। न्यूरल्जिया क्या होता है, ये एक प्रकार का बहुत ही सीवियर पेन होता है, जिसमें नर्व के डैमेज होने से ये पेन होता है। और इसके लिए जो अगर डोज़ की बात करें तो 300 to 600 मिलीग्राम डोज यूज़ कर सकते हैं दिन में 2 बार, या फिर सिंगल डोज भी यूज़ कर सकते हैं 1000 मिलीग्राम, ये दिन में एक बार यूज़ करना है ना। एंड नेक्स्ट है रोमेटिक फीवर, ये एक प्रकार का फीवर है जिसमें जॉइंट्स एंड चेस्ट में पेन होता है, साथ ही बॉडी के कुछ पार्ट में इन्फ्लामेशन जैसे कि सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, ऐसा कॉमनली देखने को नहीं मिलता है। इसके लिए अगर डोज़ की बात करें तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें 75 to 90 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट किया जाता है, और ये सिंगल डोज होता है, दिन में एक बार देना है इसको। और इसको अगर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, माना कि किसी पर्सन का वेट 70 केजी है, तो 75 to 70 को मल्टीपल कर देंगे तो ये टोटल आएगा 5 to 50 मिलीग्राम। यहाँ पर आप कंडीशन के अकॉर्डिंग डोज रिड्यूस भी कर सकते हैं, कि सीवियरिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग डोज को डिसाइड किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, सॉरी इसमें एक और पॉइंट है, इसमें डोज धीरे धीरे विड्रॉवल भी करना है ना, 4 to 7 डेज़ के बाद में
इसको मेंटेनेंस डोज दे सकते हैं, जिसमें 50 मिलीग्राम पर केजी डोज दिया जा सकता है, और उसके बाद में 2 to 3 वीक्स तक कंटिन्यू रखना है, और फिर धीरे धीरे एस्पिरिन को विड्रॉवल करना है। ये इसका पूरा मैकेनिज़्म है, और इसका डोज का ये पूरा शेड्यूल है। और नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जनरली 75 to 80 मिलीग्राम पर डे एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है, और इन केस अगर ब्लीडिंग हो तो एस्पिरिन को सबसे पहले स्टॉप करना चाहिए। एंड फिफ्थ है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें स्वेलिंग एंड मॉर्निंग स्टिफनेस में एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है, जिसमें जॉइंट पेन है, बैक एक है, हेड एक है, एंड हैंड्स एंड फीट में पेन है, ये हो गया। तो इस प्रकार के पेन में एस्पिरिन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है ना कि इसमें बहुत सारे दूसरे सेट्स और दूसरी रूमेटॉइड मेडिसिन अवेलेबल हैं जो बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ही एक पेनफुल कंडीशन है, जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम कुछ बॉडी के टिश्यूज़ पर अटैक करता है। तो इस प्रकार की डिजीज़ में ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है ये। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में नसेट्स जहाँ तक कोई एक सिम्टोमेटिक रिलीफ तक ठीक है, बाकी इसके अंदर दूसरी मेडिसिन अवेलेबल है, तो वो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट स्ट्रोक पेशेंट। ये क्या होते हैं? ऐसे पेशेंट जिनमें स्ट्रोक पहले आ चुका है, जैसे कि जिसमें एस्पिरिन का कंटिन्यूसली यूज़ होता है। अगर पर्टिकुलर स्ट्रोक की बात करें तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, जैसे कि वो नॉर्मली इसको हार्ट अटैक बोला जाता है, और इसमें 60 to 100 मिलीग्राम पर डे डोज यूज़ किया जाता है। जो पेशेंट की सीवियरिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना डोज यूज़ करना है। ओके। एंड नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कॉलन कैंसर। एस्पिरिन का रेगुलर यूज़ कॉलन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। इसका रीज़न क्या है और ये कैसे कम करता है? कॉलन कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसमें COX-2 लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और एस्पिरिन क्या है? COX इनहिबिटर है। और जैसा कि अपन ने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी। एंड कॉलन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए पहले भी मेडिसिन अप्रूव्ड हुई थी, जिसमें रोफेकॉक्सिब मेडिसिन थी। बाद में इसको मार्केट से विड्रॉल कर दिया गया। ये कार्डियक फंक्शन के साथ में इंटरफेयर कर रही थी, तो इसमें एस्पिरिन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और नेक्स्ट है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये एक प्रकार की आर्थराइटिस डिजीज़ हैं जिसमें बॉडी के जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा पेन होता है, और इसमें भी सिम्टोमेटिक रिलीफ तक ही मेडिसिन को दे सकते हैं, और बाकी अदर मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल है तो वो यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट है साइड इफ़ेक्ट ऑफ एस्पिरिन। अगर कोई पेशेंट 300 to 1500 मिलीग्राम पर डे डोज ले रहा है तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया है, वोमिटिंग है, एपिगैस्ट्रिक पेन है, पेप्टिक अल्सर है, या गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज है, या गैस्ट्रिक फ्लोरा। ओवरऑल अगर बात करें तो गैस्ट्रिक फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। और अगर हायर डोज यूज़ किया हुआ है, यानी कि 3000 to 5000 मिलीग्राम पर डे, तो इसमें कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि वर्टिगो है, चक्कर आना, एंड टिनिटस है, कान में एक डिफरेंट टाइप्स की वॉइस सुनाई देना, एंड इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग है, कान के सुनने की क्षमता पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इसका क्या मीनिंग होगा? ह्यूमन्स बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत से इलेक्ट्रोलाइट से बैलेंस रहता है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम है, क्लोराइड है। ये सब बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं, और बाकी एस्पिरिन इनको डिस्टर्ब करता है, तो ये एक इम्बैलेंस हो सकता है। बाकी ये टेम्परेरी है, तो बॉडी इसको वापस से रिकवर कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई मेजर बात नहीं है ऐसा। एंड नेक्स्ट है प्रिकॉशंस। इन सभी कंडीशन में एस्पिरिन को नहीं देना है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर हो गया, ब्लीडिंग है, चिकन पॉक्स है, लीवर डिजीज़ है जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, और ऐसी और भी कोई डिजीज़ है जो लीवर से रिलेटेड है, तो उसमें मेडिसिन को नहीं देना है, या जहाँ तक हो अवॉइड करना है। एंड नेक्स्ट अवॉइड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर। किस कंडीशन में भी एस्पिरिन को नहीं देना है। एंड 6 है रिस्पॉन्सिबल फॉर लो बर्थ बेबी वेट। प्रेगनेंसी में एस्पिरिन का यूज करने से बेबी का
वेट कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस्पिरिन को यूज़ नहीं करना। इसमें जनरली यूज़ की जाती है 75 मिलीग्राम पर डे डोज दिया जाता है प्रेगनेंसी में। एंड इनसाइड एस्पिरिन को साइड में बिल्कुल भी नहीं देना है। और यहाँ तक कि पेडियाट्रिक ड्रॉप को भी बैन करके रखा गया इंडिया एंड यूके में। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसमें मेडिसिन को जहाँ तक को अवॉइड करना है और हो सके तो नहीं देना है। एंड नेक्स्ट है ड्रग इंटरेक्शन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिनका एस्पिरिन के साथ इंटरेक्शन होता है, यानी कि ये मेडिसिन एस्पिरिन को प्रॉपर तरीके से काम करने नहीं देती हैं, या एस्पिरिन इनके साथ में कुछ इंटरफेयर करती हैं। दोनों ही बातें हो सकती हैं, जिसमें प्रोबेनासिड है, मेथोट्रेक्सेट है, वॉरफेरिन है, नेप्रोक्सोन है, फेनिटोइन है एंड सल्फोनाइल यूरिएज है। ये सब मेडिसिन एस्पिरिन को के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म काम करता है, वो सब फार्माकोलॉजी में बात करेंगे। और यहाँ पर अपना फोकस सिर्फ बेसिक पॉइंट पर है, तो मैकेनिज़्म की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। एंड अभी के लिए बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो मेडिसिन हैं इनके साथ में एस्पिरिन को नहीं देना है। खास करके नेप्रोक्सोन का ध्यान रखना है क्योंकि इसी क्लास से बिलोंग करती हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पिरिन। यहाँ पर ये बता रखा है कि एस्पिरिन की कौन कौन सी स्ट्रेंथ अवेलेबल है और ये किस कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है। तो फर्स्ट है एस्पिरिन, ये सिंगल मॉलिक्यूल में भी अवेलेबल है और बहुत वाइडली यूज़ की जाती है। इसमें 50 है, 75, 100, 150 एंड 325 मिलीग्राम का डोज अवेलेबल है। इस फॉर्म में ये टेबलेट आती हैं। एंड सेकेंड है एस्पिरिन प्लस पीसीएम एंड कोडिन, जिसमें एस्पिरिन का 250 मिलीग्राम डोज है, पीसीएम का 250 मिलीग्राम है एंड कोडिन का 10 मिलीग्राम है। एंड थर्ड है एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल एंड एटोरवास्टेटिन। इसमें डोज अलग अलग कंपनियां वो डोज उसमें डिसाइड करती हैं, जिसमें मैंने कुछ 2 एग्जांपल यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे कि थर्ड एंड फोर्थ में एस्पिरिन जैसे 150, क्लोपिडोग्रेल 75 एंड एटोरवास्टेटिन 20 मिलीग्राम इस डोज में अवेलेबल है। ये डोज रिड्यूस भी हो सकता है या कुछ ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो वो सब ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां डिसाइड करती हैं कि इसमें कौन सा कितना डोज देना है, और अपनी उनकी फॉर्मुलेशंस होती हैं। 50 एस्पिरिन प्लस एटोरवास्टेटिन। तो ये कुछ मेजर कॉम्बिनेशन और स्ट्रेंथ हैं जो कंटिन्यूसली यूज़ किया जाता है और मार्केट में ये अवेलेबल है। जो मेरी जानकारी में था वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, और भी कुछ अवेलेबल और भी ऐसे कुछ स्ट्रेंथ या ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है जो रह गए हैं, तो वो अपन आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। एंड नेक्स्ट है अवेलेबल ब्रांड्स, जिसमें इकोस्प्रिन है, इसकी पूरी रेंज अवेलेबल है। एंड सेकेंड है लोपरिन 75, या इसमें लोपरिन डीएस भी है, जिसमें एस्पिरिन का 150 मिलीग्राम डोज अवेलेबल होता है। और डिस्प्रिन है जो नॉर्मली यूज़ की जाती है हेडेक एंड बॉडी एक में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।